गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने आगे के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक ब्रेविस लैटिस नहीं होता बल्कि कम्बिनेशन ऑफ टू ब्रेविस लैटिस होता है। इसमें एक से ज़्यादा ब्रेविस लैटिस होते हैं। इसको आप ऐसे मान सकते हो कि दो क्यूब एक दूसरे के अंदर फंसाए हुए हैं। जैसे कि एक चौक का डिब्बा है, उसके अंदर एक फेस पूरा का पूरा उसके अंदर आ गया और ऐसे करके सीधा करके फंसा दिया उसको। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने ज़्यादा लेंथी ना बने वीडियो, इसके लिए इसका डायग्राम है वो पहले ही बना दिया है। डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाया है मैंने। यहाँ से पहले एक क्यूब बना लिया, सॉरी यहाँ से इस वे में पहले एक क्यूब बना लेना है। ऐसे इसको बीच में से कट कर दिया, फिर ऐसे ही एक क्यूब और बना लेना है और इसको कट कर दिया। सॉरी, स्क्वायर बनाने हैं और इनको कट करके एक कंप्लीट क्यूब बना लेना है। ये आपको दिखने में ऐसा दिखेगा पर है एक क्यूब ही। ये पूरा का पूरा एक डिब्बा है, इसके अंदर दूसरा डिब्बा लेके आए, इससे एक यूनिट सेल बनी है। जो दूसरा डिब्बा है उसका ये फेस फंसा हुआ है बीच में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि अब यहाँ से इस वे में हर तरफ फंसा हुआ है ऐसे एक एक फेस। तो यूनिट सेल आपको ऐसे दिखने लगेगी इसको मिलाने के बाद। यहाँ से इसको इससे मिला दो, यहाँ से भी मिला दो, यहाँ से भी मिला दो, इसको भी इसके साथ मिला दो, बीच वाली को ऐसे करके मिलाते रहो। अब पीछे वाली हैं, इन साइड्स को मिला दिया, इन साइड्स को भी मिला दिया मैंने। तो इस टाइप से आपको आगे पीछे एक क्यूब इस तरफ दिखेगा, एक इस तरफ, एक आगे, ऐसे ही एक सिस्टम नीचे की तरफ दिखेगा और टोटल कुल मिला के 8 क्यूब्स एक ही यूनिट सेल के अंदर दिखेंगे। आपने जो फंसाया है चौक का डिब्बा, उसका एक फेस है वो बीच में आया हुआ है ऐसे। अब NaCl स्ट्रक्चर है, ये हमारा पास एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो FCC स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें एक Na टाइप के एटम हैं और दूसरे टाइप के एटम हैं वो हमारे पास क्लोराइड के हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कई बार इनकी पोजीशन दे देता है। तो वन टाइप ऑफ जो एटम्स हैं उनका ओरिजिन हमारा 0 0 0 पे लेके चल पड़ते हैं और सेकेंड टाइप के बनते हैं वो हमारे पास A/2 0 0 0 A/2 0 और 0 0 A/2 ऐसे करके ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको दो टाइप से एटम दिखाए हैं। इनमें से अगर आप जो बड़े वाले लिए हैं मैंने, जिनके बीच में फ्री स्पेस लिया हुआ है, कलर्ड नहीं किए हुए हैं, जो कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ पे इन कॉर्नर्स के ऊपर और एक फेस के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। मन चाहे इसको क्लोरीन ले लो, अगर नहीं मन कर रहा तो आप इसको सोडियम भी ले सकते हो। यानी कि एक टाइप का एटम जो बनेगा वो हमारे पास सोडियम का बनेगा, दूसरे फेस के ऊपर जाते ही के साथ कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे सोडियम का था अगले में वो क्लोरीन का हो जाएगा, यहाँ पे जो क्लोरीन का था अगले सेट में जाके वो सोडियम का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं Na एटम्स हैं हमारे पास, Na वाला है जो बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है जिसको कलर नहीं किया हुआ। और डार्क जिसको किया हुआ है, ये डार्क जिसको कर दिया है मैंने, ये हमारे पास क्लोरीन के एटम्स हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्लोरीन वाले हैं, ये एजिस के ऊपर हैं। एज के ऊपर जो हैं ये क्लोरीन के हैं और सोडियम के हैं वो हमारे कॉर्नर्स के ऊपर और फेस के ऊपर हैं। जब आप अगले फेस के ऊपर पहुंचोगे, इस फेस के ऊपर, तो यहाँ से जो पोजीशन यानी कि कॉर्नर्स की और एक फेस की, ये पोजीशन हमारी क्लोरीन वालों को चली जाएगी, क्लोरीन वालों ने अटेन कर ली। और सोडियम वाले हैं वो हमारे चारों एजेस के ऊपर आ गए। पहले किस पे थे? कॉर्नर्स पे और फेस के ऊपर थे, अभी चारों के चारों एज के ऊपर आ गए। अब उसके बाद थर्ड में जाओगे तो फिर से कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे था सेम वैसा ही लुक यहाँ पे आएगा। यानी कि सोडियम के एटम्स हैं वो हमारे को कॉर्नर्स के ऊपर दिखेंगे और फेस के ऊपर, और एजेस के ऊपर हमारे को क्लोरीन के दिखेंगे। अब फर्स्ट जो हमारा काम होता है वो होता है इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना।
तो फर्स्ट काम है वो हम अपना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वालों में क्या था वैसे ही अब इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। अब इस फेस पे या इस फेस पे किसी पे भी कैलकुलेट कर लो। ये फेस है, ये पूरा का पूरा सेल के अंदर है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों से डबल हो जाएगा। ये फेस है, ये शेयरिंग में है साइड वाले पे, इस पे जितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा इसके ऊपर उससे डबल हो जाएगा। या फिर ये कह लो ये जो फेस है ये साइड की यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है, तो इसके ऊपर जो हमारा बनेगा, इसका कंट्रीब्यूशन जो बनेगा वो डबल बनेगा साइड वाले दोनों के मुकाबले। एक का हम काउंट करेंगे, इसका डबल कर देंगे, और दूसरे का जो तीसरा नंबर का होगा उसका सेम ही रहेगा। यहाँ से कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि Na नंबर के एटम हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1/8 का होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 × 4, चारों कॉर्नर के ऊपर जो सोडियम वाले हैं Na के हैं, जो एक फेस के ऊपर देखना चाह रहा हूँ Na के 4 एटम कॉर्नर्स के ऊपर हैं और 1/8 × 4 हो जाएगा, प्लस एक फेस के ऊपर भी है तो आधा ये हो जाएगा। ये तो हो गया सोडियम वाले का एक फेस के ऊपर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक एटम सोडियम का आ गया एक फेस के ऊपर। यहाँ से अगर देखोगे तो क्लोरीन के कितने बनेंगे, एक फेस के ऊपर मैंने बता रखा है, बीच वाले का डबल होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि वो कम्प्लीटली यूनिट सेल के अंदर है और ये आधे इस यूनिट सेल में है, आधे उस यूनिट सेल में है। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, एज के ऊपर कंट्रीब्यूशन है वो हमारा 1/4 का होता है, और इनटू कितने हैं, चारों एजेस के ऊपर हैं, फेस के 4 एज हैं, चारों के ऊपर है तो 1 हो गया। यानी कि एक फेस के ऊपर जब आप देख रहे हो तो एक फेस के ऊपर आपका एक एटम क्लोरीन का आ गया और एक एटम सोडियम का आ गया। अगर इनके ऊपर देखोगे बीच वाले के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास इस फेस के ऊपर टोटल 2 एटम आए हैं, इसके ऊपर भी 2 एटम आएंगे, क्योंकि ये और ये तो दोनों के दोनों साइड्स हैं, दोनों में सेम ही आएंगे। जबकि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 4 एटम्स आ जाएंगे। 4 एटम क्यों आ गए, क्योंकि ये हमारा बीच का फेस है, कम्प्लीटली यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इस फेस के ऊपर फिर से एक सोडियम का आएगा, एक क्लोरीन का आएगा, तो 2 हो गए। इसके ऊपर 2 सोडियम के आ जाएंगे, 2 क्लोरीन के आ जाएंगे। तो हमारे पास इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स हैं वो हमारे पास सोडियम के हो गए, प्लस 4 एटम्स हैं वो हमारे पास क्लोरीन के हो जाएंगे। टोटल एटम्स हैं वो 8 के बराबर आ जाएंगे। 8 इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। अब अगर देखें तो यहाँ से इफ़ेक्टिव नंबर के बाद हमारा फिर से वही कंसेप्ट शुरू हो जाता है। नियरेस्ट नेबर कितने हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने हैं। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बहुत अच्छा है। जितना टॉपिक हमने पहले का किया हुआ है हम सारे के सारे को रिवाइज कर सकते हैं इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर। अभी देखो इसके अंदर पूछेगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो सेकंड जो पूछते थे कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, तो आप किसी एक को सोडियम वाले को ले लो या क्लोरीन वाले को ले लो, एक को किसी को भी आप इनमें से रेफरेंस एटम ले लो। तो रेफरेंस के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको मैं रेफरेंस एटम ले लेता हूँ ताकि मेरे जितने भी बनेंगे सारे केस मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर दूँगा आपको। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में एक प्लेन ऐसे बन रहा है लेटा हुआ, एक ऐसे लेटा हुआ बन रहा है, दूसरा है वो ऐसे खड़ा हुआ बन रहा है, और तीसरा है वो हमारा इस टाइप से यूं करके इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ बन रहा है। 3 जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, एक ऐसे लेटा हुआ, एक फेस ऐसे खड़ा हुआ और एक फेस ऐसे खड़ा हुआ है, तीनों आपस में कट कर रहे हैं। तो उनको मैं दिखाऊंगा। तो एक लेटा हुआ ये है, दूसरा जो खड़ा हुआ है वो ये फेस है, और तीसरा ये खड़ा हुआ है ये फेस
इसके बीच से है, 3 फेस हमारे हो गए हैं। यहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर अगर ये हमने ले लिया तो सबसे नज़दीकी एटम कौन सा होगा, ये a/2 डिस्टेंस के ऊपर है, ये a/2 डिस्टेंस पे, ये a/2 डिस्टेंस पे, ये a/2 डिस्टेंस पे, ये a/2 पे, ये a/2 पे। उसके बाद ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, √a/2। यहाँ से सेंटर है, ये हमारे पास a/2 है और ये भी a/2 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। पूरी की पूरी √2a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a/√2, a/√2। ये डिस्टेंस है a/2 के बराबर। तो नज़दीक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला a/√2। अगर बॉडी डायगोनल के अलग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3a/2 के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ से आप इसको मैं मिटा देता हूँ, बॉडी डायगोनल के अलोंग इसका बॉडी डायगोनल का ये है, तो ये 8 के 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 बॉडी डायगोनल के एटम बनेंगे और इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3/2a के बराबर। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 6 के बराबर हो जाएंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा a/2। और इस a/2 के अंदर आपको पता है एक रेडियस है वो सोडियम की आई हुई है और दूसरी जो रेडियस है वो क्लोरीन की आई हुई है। यानी कि कंबाइंड जो हमारी रेडियस है, एक सोडियम की और एक क्लोरीन की, वो दोनों की लेंथ है वो a/2 के बराबर बनी हुई है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। सेकेंड नियरेस्ट नेबर, यहाँ से अगला पॉइंट है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट है, ये लेंगे सेकेंड नियरेस्ट नेबर। सेकेंड नियरेस्ट नेबर इस केस में आपको मैंने बता दिया, फेस के अलोंग जब चलोगे आप तो आएगा, इसके अलोंग, फेस के अलोंग, यहाँ से भी फेस के अलोंग जाओ, यहाँ से भी। तो फेस के अलोंग अगर जा रहे हो तो हमारे पास टोटल 12 एटम्स होते हैं। ये मैं अभी इस डायग्राम में आपको शो करके भी दिखाऊंगा। पहले भी मैंने बताया है कि कहीं पे भी ओरिजिन लेते हैं, एक फेस के अलोंग एक किसी भी पॉइंट के साथ 3 फेस टच कर रहे होते हैं। 3 फेस जो टच कर रहे हैं तो एक क्यूब के अंदर हमारे 3 नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे, तीनों फेसेस के ऊपर। एक क्यूब में 3, 8 क्यूब उससे कनेक्टेड हैं तो 24, और सारे के सारे फेस, जैसे ये फेस है, ये इस रूम का भी है, साइड वाले रूम का भी है, ये इसका भी है, इसका भी है, तो ऐसे करके शेयरिंग में होने की वजह से आधे हो जाएंगे, यानी कि 12 नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे। डिस्टेंस कितनी है इनकी, डिस्टेंस हमारे पास सेकंड नियरेस्ट नेबर जो बने हैं इनकी है a/√2 के बराबर। अभी अगर यहाँ से दिखाऊं मैं आपको, ध्यान से देखना, एक फेस ऐसे लेटा हुआ है तो हमारे पास मेन एक्सिस को, जो मेन फ्रेम एक्सिस बनेंगे, मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि जब भी आप मेन फ्रेम यानी कि XYZ वाली एक्सिस हैं उनके पैरेलल जाएंगे तो आपके पास टोटल नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारे पास मान लिया वाई एक्सिस है एक, ये जो दूसरे वाला फ्रेम है उसकी, और ये जो ऐसे करके आई हुई है इसको मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये हमारी तीसरी एक्सिस है, इसमें अंदर से ऐसे पास होगी है यूँ करके। ये हमारा एटम है। तो आपको नियरेस्ट नेबर हैं वो पता है कहाँ कहाँ हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, यानी कि तीनों जो प्लेन बने हुए हैं इनके मिड के एटम हैं, जो बीच में इनके एजेस के ऊपर जो बीच में एटम आए हुए हैं वो हमारे कैसे हैं, वो हमारे नियरेस्ट नेबर हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखना है तो फेस हमारे 3 ऐसे हैं, एक ऐसे लेटा हुआ है, एक ऐसे खड़ा हुआ है, एक ऐसे खड़ा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लेटा हुआ फेस है इसके ऊपर एक नियरेस्ट नेबर ये हो गया, एक नियरेस्ट नेबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली ये हो गया, एक अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया। एक फेस के ऊपर टोटल एटम आए हमारे पास 4 नियरेस्ट नेबर हैं, जो सेकंड वाले हैं, एक फेस के ऊपर 4 आ गए। ऐसे ऐसे 3 फेस हैं,
एक ये खड़े वाला है, इसके ऊपर भी 4 आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये। ऐसे ही जो इस तरफ खड़ा हुआ है, एक ये है, एक ये है। टोटल 4 एटम हैं जो कि हमारे नियरेस्ट नेबर है। तो टोटल तीनों फेस के ऊपर 4 एटम हैं, 12 एटम हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर थे, फोर्थ है थर्ड नियरेस्ट नेबर। थर्ड नियरेस्ट नेबर हैं वो बॉडी डायगोनल के अलोंग होंगे। बॉडी डायगोनल के अलोंग आप देखोगे तो 8 हैं, बॉडी डायगोनल वाले बनेंगे। बॉडी डायगोनल के भी ये सेंटर का एटम है, तो यहाँ से √3/2 डिस्टेंस इसकी है, और 8 कॉर्नर वाले हैं वो जो बॉडी डायगोनल के ऊपर पड़ रहे हैं। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 8 के बराबर हो जाएंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा इनका √3/2 a के बराबर। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका बचता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की स्टूडेंट्स इसमें अगर बात करें तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे को जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है डिस्टेंस है उससे हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जब करते हैं। और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे को यहाँ पे सोडियम की और क्लोरीन की दोनों का रेडियस पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम सोडियम और क्लोरीन दोनों का रेडियस अगर पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या है कि इसके अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को। ये हमारा NaCl स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आज जितने भी स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट्स, आज ख़त्म कर देंगे इनको। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे बस इन्हीं के ऊपर। अभी हमारे पास अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। डायमंड क्यूबिक है, ये भी हमारे पास ब्रेविस लैटिस नहीं है बल्कि कम्बिनेशन ऑफ ब्रेविस लैटिस है। कम्बिनेशन ऑफ ब्रेविस लैटिस है, पर ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम्स नहीं हैं इसके अंदर। अगर यहाँ से हम देखें तो इसमें कैसा है कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दूसरा क्यूब है वो हमने फंसा रखा है। किस वे में फंसाया हुआ है? इस वे में कि जो सेकंड क्यूब आएगा उसके एटम्स हैं वो 1/4 1/4 1/4 पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हमारा एक एक एटम है, ये मान लिया हमारी यूनिट सेल है, तो इसमें दूसरी जो यूनिट सेल है वो इस वे में सेट की हुई है डायमंड क्यूबिक के अंदर कि हमारा एक एक एटम इन, जैसे ये अगर डायगोनल है तो इस डायगोनल की 1/4 पोजीशन के ऊपर आएगा। अल्टरनेट आएंगे, रेगुलर हर कॉर्नर के साथ नहीं आएगा। इस कॉर्नर को छोड़ दिया, अब इसके अंदर की तरफ यहाँ पे 1/4 पोजीशन के ऊपर, इसको छोड़ दो, इसकी 1/4 पोजीशन के ऊपर, फिर इसको छोड़ दो, इसकी 1/4 पोजीशन के ऊपर। ये 4 कार्बन के जो एटम्स हैं, ये जो 4 कार्बन के एटम हैं, इन पोजीशंस के ऊपर जो एटम आए हुए हैं पेनिट्रेशन के बाद, पेनिट्रेशन के बाद जो इनके ऊपर आए हुए हैं वो हमारे पास कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर हैं। कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर हैं ये चारों के चारों, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो कंप्लीट 1/1 के बराबर है। अब उसके अलावा जो कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर वो हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स के ऊपर हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर हैं, इन पे कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के ऊपर हैं, फेस के ऊपर हैं। तो हमारे पास जो एटम बन के आया है, जो यूनिट सेल है, उसमें एटम्स की पोजीशन क्या क्या होगी? एक तो हमारे जो बॉडी डायगोनल हैं, अल्टरनेट बॉडी डायगोनल, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर, या कहें जितने भी बॉडी डायगोनल हैं उनकी 1/4 पोजीशन के ऊपर है। तो एक तो हमारी 1/4 पोजीशन ऑफ बॉडी डायगोनल के ऊपर,
एटम हैं। दूसरा जो एटम लाई कर रहे हैं वो हमारे पास लाई कर रहे हैं फेसिस के ऊपर। फेस के ऊपर लाई करने के बाद थर्ड जो पोजीशन बन रही है वो हमारे लाई कर रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर। पहले हम कर चुके हैं। इसमें जो हमारे पास बनेगा कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन वो 1/8 का है। ये कंप्लीटली बॉडी के अंदर है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो यहाँ से हम इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स करेंगे तो 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है, यानी कि 1/8 × 8 प्लस सारे फेसेस के ऊपर है। फेस के ऊपर है तो 6 फेस हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 का। जो बॉडी डायगोनल है उनके 1/4 पोजीशन पे भी लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनका कंप्लीट है 1 है कंट्रीब्यूशन और ये 4 के बराबर हैं। तो हमारे पास आ गया 1 + 3 + 4, यानी कि टोटल 8 इफेक्टिव एटम आ जाएंगे इसके अंदर। 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आ गए। अब हमारे पास आप देखोगे तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और चारों के ऊपर 1/4 पोजीशन पे अल्टरनेट लेवल के ऊपर जाके हमारे पास एटम्स लाई कर रहे हैं। जैसे इसमें इस साइड लाई कर गया तो दूसरे वाले में इस साइड लाई करेगा, तीसरे वाले में इस साइड लाई कर रहा है, इसमें इस साइड। अगर आप कॉर्नर के अलोंग जाओगे तो अल्टरनेट कॉर्नर्स के साथ आपको एटम्स मिलेंगे, रेगुलर नहीं मिलेंगे, अल्टरनेट कॉर्नर्स के साथ मिलेंगे। 4 बॉडी डायगोनल है, चारों के ऊपर 1/4 पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब हमारा सेकंड जो काम होता है वो होता है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से यूनिट सेल है, इसकी जो लेटिस पैरामीटर है उसको मैं ए मान लेता हूँ, तो ए मानने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? यूनिट सेल है, उसकी लेटिस पैरामीटर ए के बराबर है। हमारा जो पोजीशन है एटम्स की वो क्या है? एक तो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं 0 0 0 पोजीशन के ऊपर, और एक टाइप के जो एटम है एक एटम है हमारे जो बार से हमने पेनिट्रेट करा दिए हैं, वो 1/4 1/4 1/4 पोजीशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक की तो पोजीशन 1/4 1/4 1/4, एक की 0 0 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इस डायगोनल बॉडी डायगोनल की इस पोजीशन के ऊपर। बॉडी डायगोनल की कंप्लीट लेंथ होती है वो हमारे पास होती है √3a के बराबर। इसके 1/4 पोजीशन के ऊपर हमारा एटम लाई कर रहा है। 1/4 पोजीशन के ऊपर अगर एटम लाई कर रहा है तो हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है ये √3/4a डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास 2r की डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ से यहाँ कंप्लीट डिस्टेंस एक बॉडी डायगोनल की √3a के बराबर होगी। उसकी 1/4 पोजीशन के ऊपर यानी कि √3/4a इस पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है एटम। इस पोजीशन पे लाई कर रहा है तो r रेडियस इस तरफ से आएगी, r रेडियस इस तरफ से, 2r है वो हमारे पास √3/4a के बराबर हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे कितने? यहाँ इस बॉडी डायगोनल के ऊपर हमारा लग रहा है एक कॉर्नर के साथ 4 बॉडी डायगोनल टच कर रहे हैं। अगर आप देखोगे एक के साथ हमारे अल्टरनेट, मैंने बताया आपको अल्टरनेट जो डायगोनल्स हैं बॉडी डायगोनल हैं उन पे सब प्यारी है, पर एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरी की 1/4 पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। एक कॉर्नर छोड़ देंगे तो दूसरे कॉर्नर के साथ जो बॉडी डायगोनल बन रहा है उसकी 1/4 पोजीशन के साथ हमारा एटम रखा हुआ है। तो यानी कि अगर एक कॉर्नर वाले से 8 रूम टच कर रहे हैं तो सभी में एक एक बॉडी डायगोनल जाएगा, पर अल्टरनेट जो कॉर्नर हैं उन्हीं के साथ हमारे एटम लाई करेंगे। यानी कि इसके अंदर जैसे इस बॉडी डायगोनल में इस रूम में लाई कर गया तो साइड वाले में एक में करेगा, एक में नहीं करेगा, एक में करता रहेगा, दूसरे में नहीं करेगा। तो इस टाइप से इस कॉर्नर के साथ 8 हमारे रूम हैं वो टच कर रहे हैं, तो 4 में ही नियरेस्ट नेबर होंगे, 4 में नहीं होंगे, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन एट कॉर्नर्स है वो हमने बताया ले रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाएंगे और ये उनकी डिस्टेंस हो जाएगी।
उसके बाद थर्ड पॉइंट जो होता है वो हमने लिया है सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? सेकंड नियरेस्ट नेबर एक एटम फेस के ऊपर है जिसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/√2 के बराबर हो जाएगा अगर a लेंथ है तो। दूसरा तो फिर कॉर्नर के ऊपर है, उसका डिस्टेंस a हो जाएगा। तो a वाले से ये नज़दीक है, तो यानी कि फेस वाला नज़दीक पड़ रहा है। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी a/√2, डिस्टेंस लिखेंगे a/√2। और आपको फिर बता दें, पिछले में मैंने शो भी कर दिया था NaCl का, अगर आपने पीछे का लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे इसके साथ 3 फेस टच कर रहे हैं, तीनों फेसेस के ऊपर एक एक एटम लाई कर रहा है। तो हमारे पास एक रूम के अंदर या फिर एक क्यूब के अंदर 3 नियरेस्ट नेबर हो गए। टोटल इससे 8 क्यूब टच कर रहे हैं, तो हमारे पास 8 × 3 24 नियरेस्ट नेबर हो गए। पर जो फेस हैं, ये फेस जैसे इस रूम का भी शेयरिंग का है और साइड वाले का भी है, तो सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 12 हो जाएंगे। अगर हम थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो अभी हमने देख लिया था, थर्ड नियरेस्ट नेबर कॉर्नर के ऊपर है और थर्ड नियरेस्ट नेबर हमारे पास कॉर्नर पे हैं, तो टोटल 6 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर हैं वो 6 हो जाएंगे और इनकी डिस्टेंस है वो हमारे पास a के बराबर हो जाएगी। अब हमारा कैलकुलेट करना बच गया है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ से मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मिटा दिया है मैंने और यहाँ तक का मिटा दिया है। अब हमारे को एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF लिख दिया, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उन्होंने जितनी जगह घेरी है या फिर वॉल्यूम कवर किया है, डिवाइड बाय यूनिट सेल ने जितना वॉल्यूम कवर किया है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 8 हैं और इन्होंने जगह घेरी है हमारी, जितना वॉल्यूम इनका बन रहा है 4/3 पाई और r³ के बराबर। r की वैल्यू करेंगे तो यानी कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी √3/8 a के बराबर। तो यहाँ से √3/8 a इसका क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाई यूनिट सेल का क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम जो कि a³ के बराबर होगा। ये आपस में कट जाएंगे। इनका अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हो आप 8 × 4/3 पाई, और ये कितना आ जाएगा, नीचे 8 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा 3√3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दिया मैंने, 8 से 8 कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, यानी कि √3 और ये 4 से कैंसिल होगा, ये हमारे पास √3/16 पाई इतना आ गया। ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF की वैल्यू हमारे पास आ गई है। APF की वैल्यू हमारे पास आई 3/√16। 3/√16 आप एक और इससे पहले का क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करोगे तो मैंने BCC का करवाया था। BCC के अंदर जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आई थी √3/8 पाई के बराबर, यानी कि इससे डबल आई थी। और वो अगर वैल्यू आपको ध्यान हो तो वो हमने कैलकुलेट की थी, तब आई थी 68%। तो यहाँ पे हो जाएगा 34%। 34% एरिया है वो हमारा एटम्स ने कवर कर रखा है। 34 के बाकी का जितना है वो हमारा वैकेंट स्पेस पड़ा हुआ है। अब डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर खास बात होती है, डायमंड आप सबको पता है कि डायमंड एक इंसुलेटर है। डायमंड एक इंसुलेटर है, इसकी वजह क्या है कि हमने बता दिया कि कोई भी एटम हम लेते हैं, कोई भी एटम अगर हम लेंगे तो उसके नियरेस्ट नेबर हैं वो हमारे पास 4 के बराबर लाई करते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 4। और कार्बन के पास हमारे पास जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो 4 बॉन्ड बनते हैं और चारों के ऊपर एक एक एटम आ जाता है। एक एक एटम आने की वजह से क्या है, चारों जगह हैं वो हमारी फिल हो जाएंगी और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बचेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ना बचने की वजह से
डायमंड क्यूबिक है वो हमारे पास एज ए इंसुलेटर ट्रीट करेगा। इसके बाद हमारे 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बचे हुए हैं। मैं एक बार पूछना चाहूँगा कितने मिनट की होगी सर?